हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम महान दार्शनिक अरस्तु के दासता संबंधी विचारों पर बात करेंगे। अरस्तु ने दास प्रथा के बारे में क्या कहा है, या यूनान में उस समय दास प्रथा की क्या स्थिति थी, समाज में किस प्रकार से दास प्रथा को या दासों और राज्य या स्वामी और सेवक के बीच में किस प्रकार की भिन्नताएं होती थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्राचीन काल में जब यूनानी इतिहास को देखते हैं तो उस समय अरस्तु दास प्रथाओं को यूनानियों के लिए एक उचित एवं आवश्यक बनाते हैं। वो बताते हैं कि दास प्रथा या दास भी एक संपत्ति के रूप में मानी जाती हैं, और संपत्ति को इस प्रकार से उस समय अरस्तु ने दो प्रकार की संपत्ति के बारे में बात की। अरस्तु ने कहा कि पहली जो संपत्ति होती है वो तो होती है संजीव संपत्ति, और एक संपत्ति होती है निर्जीव। तो संजीव संपत्ति में जैसे हाथी है, घोड़े है, पशु है, वह दास है इत्यादि है। ये जो है जिसको उन्होंने संजीव संपत्ति के रूप में लिया है। एक उसने कहा है कि एक संपत्ति होती है निर्जीव संपत्ति के रूप में बात करते हैं। तो उसने कहा मकान है, खेत है, या अन्य प्रकार की जो संपत्ति है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि तो दास को उन्होंने एक सजीव संपत्ति के रूप में कहा है कि दास एक संपत्ति के रूप में है, और वो दासों को एक स्वाभाविक रूप से मानते हैं कि जिस प्रकार से एक राज्य के लिए जो आवश्यक हैं या दास प्रथा है वो स्वयं दास के लिए भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से वो दासों के बारे में अरस्तु विशेष रूप से जो बात करते हैं। इस प्रकार से एक अरस्तु दास के आधार बताते हैं कि भाई किस आधार पर जो दासों की व्यवस्था है किस प्रकार से उपयुक्त है, या दास प्रथा के लिए क्या आधार है। तो उसके बारे में अरस्तु कहते हैं कि दास एक प्राकृतिक है, यानी कि दास प्रथा एक स्वाभाविक व्यवस्था है, ये प्राकृतिक है, यानी प्रकृति ने ही द्वारा निर्मित है, या प्रकृति ने इस प्रकार की कोई भिन्नता की है जिस कारण से स्वामी और दासों के बीच में अंतर है वो देखने को मिलता है। उसने कहा कि जो स्वामी होता है वो स्वामी आज्ञा देने के लिए होता है, शासक वर्ग आज्ञा देता है, और जो शासित या दास वर्ग है वो उस आज्ञा का पालन करता है। तो इस प्रकार उसने कहा कि एक तो आज्ञा देने वाला है और एक आज्ञा को मानने वाला। जो व्यक्ति आज्ञा को मान रहा है वो स्वाभाविक रूप से या प्रकृति दृष्टि से दास है। फिर अरस्तु कहता है कि प्रकृति का नियम है कि हमेशा उत्कृष्ट व्यक्ति ने निकृष्ट पर शासन किया है। ये एक मनुष्य में एक स्वाभाविक रूप से एक असमानता होती है, या प्राकृतिक रूप से भिन्नता पाई जाती है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है और वो श्रेष्ठ व्यक्ति मूर्ख एवं अकुशल व्यक्तियों पर शासन करता है। अरस्तु कहता है कि दास प्रथा को हम प्रकृति का परिणाम मानते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही हम देखते हैं कि कुछ मनुष्य बुद्धिमान होते हैं तथा कुछ मनुष्य बुद्धिहीन होते हैं। तो जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वो स्वामी के रूप में शासन करता है, और जो बुद्धिहीन होता है स्वामी उसके ऊपर शासन करता है। इसलिए ये प्राकृतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो एक स्वाभाविक है कि जो दास व्यक्ति होता है कम बुद्धि या मंद बुद्धि होने के कारण दूसरे जो शासक वर्ग है उसके ऊपर शासन करते हैं। फिर आगे वो कहता है कि प्रकृति का ये नियम है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही स्वामी है तो कुछ जन्म से ही दास हैं। अर्थात कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ व्यक्ति जो केवल शासित या आज्ञा मानने के लिए ही जन्म लेते हैं। इस प्रकार से वो पहला कहता है कि अरस्तु कहता है कि पहली बात दास प्रथा का आधार ये है कि वो एक स्वाभाविक है या प्राकृतिक है, यानी कि प्रकृति ने ही एक मनुष्य के बीच में भेद किया है, भिन्नता की है। एक तो शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट व्यक्ति है, बलिष्ठ व्यक्ति है, मानसिक रूप से एक बुद्धिमान है, कार्यकुशल व्यक्ति हैं, और एक मानसिक रूप से विकृत या मानसिक मूल से मंद बुद्धि का व्यक्ति है। तो इस प्रकार उसने कहा कि प्रकृति ने ही दास प्रथा के बारे में भिन्नता की है, तो प्रकृति के रूप में। दूसरे वो कहता है कि दास प्रथा दोनों के लिए लाभकारी है, ये दोनों के लिए है, दोनों में स्वामी और सेवक या दास। अरस्तु कैसा है कि जो दास प्रथा है वो दोनों के लिए उपयुक्त है। दोनों के लिए उपयुक्त कहते हैं कि जब दास का कार्य करता है तो स्वामी को अवकाश मिल जाता है, और ऐसी स्थिति में जब स्वामी के पास में अवकाश मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में स्वामी है वो दास के रूप में, स्वामी है वो अपने कार्य को कुशलता से कर सकता है, और जब अपने कार्य को कुशलता से करता है तो ऐसी स्थिति में उसे एक अवकाश मिल जाता है, और अवकाश की स्थिति में वो अच्छी तरीके से अपने कार्यों का संचालन करता है। स्वामी दासों के बिना सुखी एवं सुसंस्कृत जीवन नहीं अपना सकता है या नहीं जी सकता है। वो कहता है, अरस्तु आगे कहता है कि स्वामी के लिए ये जरूरी है कि वो दास अगर नहीं होगा या दास प्रथा नहीं होगी तो इस प्रकार से वो एक सुखी एवं सुसंस्कृत जीवन नहीं जी सकता है। अतः वो कहता है कि स्वामी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो दास प्रथा उचित है। फिर वो आगे कहता है कि दास निर्बुद्धि अयोग्य होते हैं
जब वे योग्य, संयमी या विवेकपूर्ण व्यक्ति के संरक्षण में रहेंगे तो ये उचित है कि ऐसी स्थिति में एक मंद बुद्धि का व्यक्ति जब बुद्धि या शक्तिशाली व्यक्ति के साथ में रहता है तो ऐसी स्थिति में वो उनके लिए उपयुक्त है। फिर तीसरी बात अरस्तु कहता है कि नैतिक दृष्टिकोण से भी दास प्रथा को उसने आवश्यक बताया, यानी नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दास प्रथा के लिए वो कहता है कि दासों के लिए भी ये आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों स्तर पर इसका मूल्यांकन करते हैं। तो अरस्तु कहता है कि स्वामी और सेवक दोनों के लिए उचित हैं। जैसे वो कहता है कि स्वामी जो गुणी पुरुष होता है और जो दास होता है वो गुणहीन पुरुष होता है। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि वो दासों के प्रति स्नेह एवं दयालु के अनुसार बातचीत करे, या दास का जो कार्य है कि वो स्वामी की आज्ञा का पालन करे। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों के लिए उपयुक्त है। फिर आगे कहता है कि दासों के बारे में वो कहता है कि दास जब स्वामी के संपर्क में रहेगा या जो विवेकहीन व्यक्ति है वो एक स्वामी के या बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में रहेगा तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उस व्यक्ति के आचरण में भी परिवर्तन आ जाएगा, उसके नैतिक विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अरस्तु कहता है जो दास प्रथा है वो नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इस दोनों के लिए उपयुक्त है। फिर आगे बात करता है अरस्तु की दास प्रथा के प्रकार के बारे में बताता है। प्रकार वो कहता है कि जो दास है उसके प्रकार दो बताता है। वो कहता है दो प्रकार से दास प्रथा, एक तो स्वाभाविक या प्राकृतिक। ये तो कहता है दास प्रथा स्वाभाविक है या नेचुरल है या स्वाभाविक है। दूसरा है वैधानिक। वैधानिक दास है और स्वाभाविक या प्राकृतिक दास है। अरस्तु आगे दास प्रथा के बारे में इसको दो रूपों में बांटता है। तो पहला तो कहता है ये स्वाभाविक है या प्राकृतिक है, दूसरी वो बात करते हैं वैधानिक है। तब दोनों प्रकार में क्या अंतर या किस प्रकार से। पहली बात अरस्तु कहता है कि दास प्रथा एक स्वाभाविक है या नेचुरल है, प्राकृतिक है या प्रकृति की देन है। तो अरस्तु कहता है कि मनुष्य जब जन्म से मंद बुद्धि का होता है या अकुशल होता है, अयोग्य होता है, तो ऐसी स्थिति में वो स्वामी उसके ऊपर शासन करेगा। या स्वामी या स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो अकुशल मंद बुद्धि का व्यक्ति होने के कारण वो राजकीय कार्यों में या विधायी कार्यों में भाग नहीं ले सकता है। ऐसी स्थिति में मंद बुद्धि का जो व्यक्ति होता है वो एक स्वाभाविक रूप से दास की श्रेणी में आता है। दूसरा अरस्तु कहता है कि दास प्रथा एक वैधानिक है या लीगल रूप से हम देखते हैं। तो वो कहता है कि जब एक शासक या एक राज्य किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में जो कुशल या योग्य या शक्तिशाली जो राज्य होता है वो शक्तिशाली राज्य एक दुर्लभ राज्य पर अधिकार स्थापित कर लेता है, अपने साम्राज्य विस्तार कर लेता है, उस राज्य को जीत जाता है। और जिस राज्य को जो जीतता है और उस राज्य के जो सैनिक है या पराजित राज्य की जो बंदी है उस बंदियों को वो एक वैधानिक रूप से दास मानता है। और अरस्तु कहता है कि जब युद्ध बंदी की जो व्यक्ति है उसको एक दास के रूप में माना जाएगा, जिसको एक लीगल रूप से या एक वैधानिक दासों की श्रेणी में लेता है। इस प्रकार से वो अरस्तु कहता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है अरस्तु के दास प्रथा पर कि अरस्तु कहता है कि दास प्रथा का जो नियम है ये यूनानियों के ऊपर लागू नहीं होगा या यूनानी कभी दास नहीं हो सकता है। तो आगे जाकर के आलोचकों ने इनकी बहुत बड़ी आलोचना की थी कि इस ऐसा कौन सी वहाँ पर स्थिति है कि यूनान में पैदा होने वाला व्यक्ति हमेशा एक बुद्धिमान या कार्यकुशल व्यक्ति ही होगा, क्योंकि प्रकृति रूप से देखा जाता है तो हर जगह पे ये देखने को मिलता है। कहीं जगह बुद्धिजीवी हैं तो कई जगह कम बुद्धि वाले हैं या बुद्धिहीन व्यक्ति है, कई जगह शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं तो कहीं पर कमज़ोर है व्यक्ति है। तो इस प्रकार ये व्यवस्था तो प्रकृति में सभी जगह पाई जाती है। लेकिन अरस्तु एक पर्टिकुलर रूप से यूनान का उदाहरण देता है कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आगे हम बात करेंगे तो इसकी आलोचना भी की गई थी। आगे जो अरस्तु दास प्रथा के बारे में इनके जो दासता के जो मानवीय तर्क है, इस मानवीय तर्क के बारे में भी कुछ बातें बताता है कि अरस्तु कहता है कि स्वामी एक दास के लिए हित के समान है, यानी वो कहता है कि स्वामी की व्यवस्था होना वो दास के लिए स्वयं दास के लिए हितकारी है। वो कहता है और आगे कहता है कि दासों की जो संख्या है उसको लिमिट होनी चाहिए या दासों की संख्या को एक सीमित मात्रा में रखा जाना चाहिए। फिर वो आगे कहता है कि दास की जो संतान है कभी दास नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है। अरस्तु आगे यहाँ काफ़ी चीज़ों पर एक बढ़िया तरीके से बात करता है दास प्रथा के बारे में। कहता है कि वो कहता है कि दास
का जो बेटा है कभी दास नहीं हो सकता। ये कोई ज़रूर नहीं कि दास का बेटा दास ही होगा। अगर दास का बेटा शारीरिक मानसिक रूप से अगर बुद्धिमान है या विवेकशील प्राणी है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है उसके माता पिता एक दास हो, लेकिन वो उसकी जो संतान है, जो बुद्धिमान संतान है, तो इसका मतलब वो दास नहीं हो सकता है। फिर दोस्तों कहता है कि दास की योग्य एवं बुद्धिमान संतान को दासता से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर दास की जो संतान प्रारंभ में हो सकता है मंद बुद्धि हो, लेकिन धीरे धीरे उसका मानसिक विकास के स्तर में सुधार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको दास प्रथा से मुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार से अरस्तु कहता है कि दासों को स्वतंत्रता प्राप्ति का भी अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार से जो अरस्तु दास प्रथा की बात करते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि इस प्रकार के दास प्रथा को भारत के संविधान में एक शोषण के रूप में लिया गया है। तो इस प्रकार से हम दास प्रथा, वर्तमान में जो दास प्रथा का जो विकल्प है, ये विकल्प नहीं है। लेकिन उस समय जो यूनान की जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के बारे में अरस्तु ने दास प्रथा के बारे में बात रखी थी कि दास प्रथा एक किस प्रकार से एक प्राकृतिक है या किस प्रकार से एक ये दास प्रथा एक वैधानिक है उसका है, और दासों के लिए क्या एक कर्तव्य निर्धारित किया जाता है, या स्वामी और दासों के बीच में क्या संबंध होता है। आगे हम नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में देखेंगे कि अरस्तु की जो दास प्रथा है, उस दास प्रथा के बारे में किस प्रकार की वैज्ञानिकों के ने आलोचना की है। धन्यवाद।